बच्चों ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। और इसमें हम लोग ये टॉपिक कंप्लीटली कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। समझते हैं इसको कि इसका नाम यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स होने का मतलब क्या है कि इस बार जो हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है, वो मोशन में होगा। मींस फ्लूइड इज इन मोशन। और जब मोशन में होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू पाइप आर वेसल। ठीक है, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस बनेंगे उन सब की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने टॉपिक्स कवर होंगे। तो यहाँ पर इतने टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। और जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है वो टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक, कि अगर किसी टैप से जो पानी निकलता है तो वो फ्लो कितने तरह का हो सकता है। मीन्स वो फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, या जिसको हम लेमिनार भी कहते हैं, या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, और उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो जिस नंबर से उसको हम डिसाइड करते हैं उसको हम लोग रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। तीसरा टॉपिक आ जाता है यहाँ पे इक्वे आइडियल फ्लूइड। ठीक है, किसी भी फ्लूइड को हम आइडियल बोल सकें इसके लिए चार एजम्पशन दिए गए हैं। उन्हीं एजम्पशन को इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन, उसके बाद प्रेशर स्पीड रिलेशन। और सेवेंथ और एट्थ टॉपिक जो है वो रहेगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो इसमें पहले हम इफ्लक्स समझेंगे जिसको टॉर्सली लॉ भी बोलते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको भी इसमें देखेंगे। उसके बाद इसी के थ्रू या इसी के हेल्प से हम लोग एक कैलकुलेशन सीखेंगे वेसल इनपुटिंग टाइम का। ठीक है, कि अगर किसी वेसल में पानी भरा हुआ है तो कितने टाइम में वो खाली किया जा सकता है अगर उसमें छोटा सा होल बना दिया जाए तो। ठीक है, तो उस टाइम का कैलकुलेशन देखेंगे। लास्ट होगा थ्रस्ट ऑन वेसल। ठीक है, कि जो लिक्विड किसी वेसल में रखा होता है तो वो कितना थ्रस्ट अप्लाई करता है। ठीक है, और लास्ट होगा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक तरह से एक सेटअप होता है जिस सेटअप के हेल्प से हम लोग स्पीड ऑफ फ्लो को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो से। तो इसमें एक अच्छा सा फिगर लिया गया है। ठीक है, एक फिगर नहीं, दो फिगर है। तो इसमें ये जो फिगर है, ठीक, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो को बता रहा है। ये जो फिगर है ये स्ट्रीम लाइन फ्लो को बता रहा है। और जो दूसरा फिगर है ये टर्बुलेंट फ्लो को बता रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हम देख कर तो पता कर लेंगे कि कौन सा फ्लो टर्बुलेंट होगा और कौन सा फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन इनको ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्या बेसिक पैरामीटर यूज किया गया है? तो यहाँ पे ये देख सकते हो, अगर मान लो हम कोई पॉइंट कंसीडर करें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, जितने भी यहाँ पर लिक्विड या फ्लूइड पास होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो इसका नाम P है, उस पर इनकी जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, इसका मतलब कि स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रीम लाइन का मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। ऐसा किसमें होगा? ऐसा होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो के केस में। और अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो यहाँ पे ये जो फ्लो दिख रहा होगा ये कैसा है? टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो में जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। अब यहाँ पर मान लो हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे जितने भी फ्लूइड या जितने भी यहाँ पर लिक्विड पास करेंगे उन सबकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि टर्बुलेंट फ्लो का क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट, वो क्या रहने वाला है? इज डिफरेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो हम देख कर बता सकते हैं कि कौन सा फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन है या कौन सा फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है और कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है। और उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी बताया, एक पैरामीटर हमने बता दिया कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी को देखना है और उस पर्टिकुलर पॉइंट से जितना भी फ्लूइड पास हो रहा है, ठीक है, उन सभी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो अगर सेम रहती है तो वो कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग रहती है तो वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है, तो इस पाइप से अगर कोई फ्लूइड पास हो रहा है, ठीक है, तो ये अपनी टर्बुलेंसी को मेंटेन करेगा या स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा? इसके कैलकुलेशन के लिए
ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेंसी होगी कहीं ना कहीं पाइप पे भी डिपेंड करेगा। अगर पाइप पतला है उस केस में स्ट्रीमलाइन फ्लो और अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को एक नंबर जिसका नाम है रेनॉल्ड नंबर, उससे डिसाइड किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर के हेल्प से हम लोग पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर, अब रेनॉल्ड नंबर जो है ये एक तरह से कह सकते हो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या आ गया, नंबर आ गया। तो अगर यहाँ पे ठीक है रेनॉल्ड नंबर लिखा हुआ है, तो एक चीज हमें ये क्लियर कर लेना है कि ये एक तरह से डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है इसका मतलब यूनिटलेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी भी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। और ये बताता क्या है, जैसे मान लो अगर कोई पाइप है और इस पाइप का हम डायमीटर मान लेते हैं कि इस पाइप का जो डायमीटर है, ठीक है, वो कैपिटल डी है। ठीक, और इसमें जो भी फ्लूइड पास कर रहा है, जो भी फ्लूइड इसमें पास कर रहा है, उस फ्लूइड के लिए ठीक है हम डेंसिटी मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी है रो। ठीक, और जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम वी से डिनोट कर लेते हैं। और एक टर्म यहाँ पे आएगा जो बिल्कुल नया टर्म होगा जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी है ईटा। ठीक है, तो अब इस केस में इन्होंने एक रिलेशन दिया था रेनॉल्ड नंबर में, आर ई से इसको हम डिनोट करेंगे, और ये होता है रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, तो ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जो रो है वो क्या चीज है, रो का मतलब कि ये डेंसिटी है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पे डी क्या है, डी है डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप। और यहाँ पर v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्योंकि वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ना, ये जो टर्बुलेंसी है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी कि स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर एक टर्म है जिसका नाम है ईटा। ठीक है, ईटा को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, इसको अभी हम लोग जब थर्ड इसका पार्ट हम बताएंगे जिसमें हमने कहा था प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी का एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दें। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे जो रोल सॉलिड्स में फ्रिक्शन का होता है वही रोल विस्कोसिटी का होता है फ्लूइड के केस में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो कंटेनर रखे हुए हैं। ठीक है, एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, दूसरे कंटेनर में हम मरकरी मान लेते हैं। ठीक है, तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब सोचो अगर दो कंटेनर में पानी, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, दूसरे कंटेनर में मरकरी भरा हुआ है। अब हम क्या करें, दोनों के अपर लेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। मान लो हमने हाथ से, एक में ऐसे हाथ से लगाया हमने, ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, दूसरे में भी हम यही काम कर रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो डिस्टरबेंस है किसमें जल्दी से नीचे तक पहुंच जाएगा, मतलब बॉटम तक डिस्टरबेंस किसमें पहुंचेगा, पानी में या मरकरी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि मरकरी में नीचे तक डिस्टरबेंस नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, और वाटर के केस में वो डिस्टरबेंस नीचे तक पहुंचने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो कम रहती है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी आ गई। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर इतनी चीजें हमें पता हो, रो, वी, डी और ईटा, तो हम लोग आर ई का कैलकुलेशन करते हैं। और आर ई का जो वैल्यू आता है, अब देखो जैसे आर ई का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो अगर आर ई का वैल्यू आ जाता है लेस देन 1000, ठीक है, लेस देन 1000 आता है। और दूसरा, अगर आर ई का जो वैल्यू आ गया, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं कि आर ई का वैल्यू आया बिटवीन 1000 टू 2000। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ गया। तीसरा, आर ई आ गया ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि आर ई का वैल्यू लेस देन 1000 आएगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो फ्लो होगा वो कैसा रहेगा, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर यहां पे देख लेते हैं आर ई अगर 2000 से ग्रेटर है तो इस केस में टर्बुलेंसी आ जाती है, मतलब यहाँ पे जो फ्लो रहता है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, ये फ्लो कैसा रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा। और अगर 1000 और 2000 के बीच में है तो क्या हो सकता है, तो इस केस में ये होगा अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी का मतलब क्या है
कि हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब दोनों का कह सकते हो मिक्स होता है ये। ठीक है, मिक्सिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, कि टर्बुलेंसी भी हो सकती है, कभी कभी स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। और ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है, ये हमने एनसीईआरटी के बेसिस पे मेंशन किया है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही डेटा दिया हुआ है कि अगर 2000 से लेस होता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, 1000 से लेस है, और अगर 2000 से ग्रेटर है तो टर्बुलेंट फ्लो रहेगा, और दोनों के बीच में है तो उस केस में ये अनस्टेडी रहेगा, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आई होप रेनॉल्ड नंबर क्या चीज है ये समझ में आ गया। तो अभी तक हमने केवल एक टॉपिक अच्छे से समझा, वो टॉपिक क्या था? टर्बुलेंसी एंड स्ट्रीमलाइंड फ्लो। कैसे डिसाइड करेंगे क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें दिया है वाटर फॉलिंग फ्रॉम टैप। पहले हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये वाटर दूसरा वाला जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? मान लो अगर यहाँ पर ऐसे हम एक पाइप कंसिडर करें, ठीक है, और पाइप उतना अच्छा नहीं बना, तो अगेन इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाना ये चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का हम पाइप बना सकें। ठीक है, जो कि बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पाइप है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे जहां से ये हमने बनाना स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A1 है, और उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लेते हैं A2 है। अब सोचो यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड होगी, ठीक है, इसको मान लेते हैं स्पीड यहाँ पे V1 है, और यहाँ पर जो स्पीड है फ्लूइड की, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड V2 है। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, ये कहता है कि जो वॉल्यूम फ्लो का रेट होता है, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब वो एक तरह से कह सकते हो कांस्टेंट क्वांटिटी है वॉल्यूम फ्लो रेट, या कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या मतलब है? वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है डीवी अपॉन dt जो है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो v है ये क्या चीज है? v यहाँ पे वॉल्यूम है। ये याद रखना कि v यहाँ पे क्या चीज है? v यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे डीवी लिखा हुआ है, तो डीवी का मतलब कि एक स्मॉल वॉल्यूम को बताया जा रहा है। तो स्मॉल वॉल्यूम का मतलब कि इस डीवी को हम क्या लिख सकते हैं? डीवी को हम लिख सकते हैं ए डी एक्स। ठीक है, तो जब ए डी एक्स से इसको रिप्लेस करोगे तो इस केस में क्या आएगा? यह आ जाएगा ए डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है, ये जो ए डी एक्स बाई डी टी है इसको हम वी लिख सकते हैं, मतलब ये क्या आ गया? ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू। ठीक है, अब यहां से एक रिजल्ट ये हमें देखने को मिल रहा है यहां से कि जो वेलोसिटी है वो एक तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर, ये जो v था ये वॉल्यूम था, लेकिन ये जो v है ना ये वेलोसिटी है, इसको हम स्मॉल v बना देते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी है। जो स्मॉल v है वो क्या चीज है? वो वेलोसिटी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये वेलोसिटी आया कहाँ से? यहाँ से आया है। ये जो dx बाई dt है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? dx बाई dt को हम वेलोसिटी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये जो रिजल्ट है ये क्या बताएगा? ये रिजल्ट यही तो बताएगा कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है? ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, यही ना होता है, जैसे मान लो अगर हम कोई पाइप पकड़कर वाटरिंग का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं या पाइप के माउथ को दबा देते हैं, उस केस में पानी की वेलोसिटी तेज हो जाती है। तो वहां पर हम करते क्या है कि उसका एरिया कम कर देते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? एरिया कम करने से वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो आई होप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक पाइप अगर दिया हुआ है, ठीक है, इस पाइप को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे एक पाइप दे रखा है, ऐसे। थोड़ा बहुत यूनिक टाइप का एक कॉम्बिनेशन बन गया पाइप का। तो इसको समझते हैं कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है,
मान लो इसमें कई टैप लगे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A4 है। अब अगर हम ये कंसीडर करें यहाँ पे इस एग्जांपल में कि यहाँ से पानी जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ से भी पानी जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और यहाँ से पानी इस तरह से ऐसे निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी v3 है, यहाँ से भी निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी, इसको हम v4 मान लेते हैं क्योंकि A4 दिया और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v3 है। ठीक है, तो ये सिचुएशन समझ में आया। तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को राइट करना हो तो हम ये राइट करेंगे कि A1 v1 प्लस A2 v2, मतलब जो आने वाला है, ठीक है, उसको हमने राइट कर दिया, वो जाने वाले के बराबर होगा, मतलब A3 v3 प्लस A4 v4। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस तरह के कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब है ये जो अच्छा सा इक्वेशन आया सिंपल सा, यही। ठीक, या कह सकते हो कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि वॉल्यूम फ्लो का जो रेट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि जहां पे पाइप पतला होगा वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहां पे पाइप की थिकनेस ज्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है, टॉपिक से पहले अच्छा एक चीज यहाँ पे बचा हुआ है ना, वाटर फॉलिंग फ्रॉम टैप। ठीक है, इस एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल क्या बता रहा है और इसमें क्या कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। मान लो एक टैप है और इस टैप में इस तरह से पानी निकल कर आ रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ पे टैप का जहाँ पे माउथ है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ही नीचे आता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है। ठीक, तो मान लो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया का कैलकुलेशन पूछ ले कि इतने हाइट पर जाने पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, इसका जो फ्लो है वो पतला होता जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का कैलकुलेशन आ जाए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो ए नॉट है यहाँ का दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी नॉट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी एक तरह से मेंशन है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट वी नॉट इज इक्वल्स टू ए वी। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या राइट कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। यही ना आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और ये एक तरह से फाइनल वेलोसिटी है, और h हाइट नीचे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है। अब इन दोनों के हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करना किसका है, हमें यहाँ पर एरिया का कैलकुलेशन करना है, मतलब ए को कैलकुलेट करना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम यूज करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू हम राइट कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू ए नॉट वी नॉट अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पर हम पुट कर दें तो अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा ए नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से, ठीक है, सिंप्लीफाई वैसे करेंगे नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सिंप्लीफाई कर ले जाओगे, यहाँ से बस किसका कैलकुलेशन करना है, इस ए का कैलकुलेशन करना है। तो जब इस ए का कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट वी नॉट अपॉन अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, ये इतना आ जाता है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट देख भी सकते हो, यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है,
या यहीं पे एक स्टेप अगर आगे बढ़ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए नॉट वी नॉट अपॉन ए, और ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2g h। उसके बाद में ए इधर चला जाएगा, ए ही तो कैलकुलेट करना है, और ये नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब इसके हेल्प से हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें एक एक छोटा सा टॉपिक शायद मिस हो गया। ठीक है, हमने आइडियल फ्लूइड नहीं बताया, जो हमारा तीसरा टॉपिक था, तो उसको भी यहाँ पे हम समझा देते हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए 4 एजम्पशन है। तो इसमें सबसे पहला जो एजम्पशन आता है, ठीक है, ये पहला एजम्पशन आता है कि जो फ्लो है ना, वो एक तरह से स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, या यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पहला स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो भी हमने समझाया स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। दूसरा, जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, या कह सकते हो डिस्टरबेंस जो है वो तेजी से फैल जाए। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि अगर डिस्टरबेंस तेजी से फैल जाता है, जैसे वाटर के केस में डिस्टरबेंस नीचे तक चला जा रहा था, लेकिन मरकरी के केस में डिस्टरबेंस नीचे तक नहीं जा रहा था, तो इसका मतलब मरकरी को हम आइडियल फ्लूइड बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जो वाटर है उसको हम नियरली एक आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें कितना हो गया, आइडियल फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, नॉन विस्कस हो गया, और इसमें एक होता है कि ये इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसकी है कि इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, मतलब अगर फ्लूइड को कंप्रेस किया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे आता है कि इसमें कोई भी रोटेशनल इफेक्ट ना देखने को मिले, नो रोटेशनल इफेक्ट। तो अगर कोई भी फ्लूइड इन चारों पैरामीटर्स को फॉलो करता है, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, अभी ये जो विस्कोसिटी या नॉन विस्कस जो टर्म आ रहा है, जब इसका हम तीसरा पार्ट बताएंगे, ठीक है, जिसमें हम सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई होप यहाँ पे विस्कोसिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगला जो टॉपिक है वेलोसिटी की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम v1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम बना लें, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे a1 है, यहाँ पे क्या है, a2 है, और ओवरऑल जो डेंसिटी है उसको हम रो मान लेते हैं। ठीक है, ये इतने पैरामीटर्स यहाँ पे हमने बना दिए। और यहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर भी तो होगा यहाँ पे, तो प्रेशर को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, और यहाँ पे जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम मान लेते हैं P2 है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। ठीक है, क्योंकि बर्नौलीज का जो इक्वेशन होता है ना, ये एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बताता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को हमें समझना है। तो स्टेटमेंट पहले हम राइट कर देते हैं। स्टेटमेंट लिखा होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये जो टर्म हमने यहाँ पे राइट किए हैं, इसमें ये P तो समझ में आ रहा है कि P क्या चीज है, P यहाँ पे प्रेशर है, लेकिन बाकी के टर्म्स क्या चीज बता रहे हैं, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे मान लो, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला राइट करना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला राइट करना हो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा mgh। और यहाँ पर एक तीसरी टाइप की एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम लोग, ठीक है, प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी जो होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं पीवी से। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो v है ये वेलोसिटी है, स्मॉल v वेलोसिटी है, और ये जो है ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये आया कहाँ से, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता है, वहां से ही आया है। ठीक, तो ये हमने बता दिया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। अब इन्हीं से रिलेटेड अगर मान लो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिफाइन करें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे v आ जाएगा, कैपिटल V यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो m अपॉन v को क्या राइट किया जा सकता है, डेंसिटी। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। उसी तरह से
यहां पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो ये भी कितना आएगा, एम जी एच अपॉन कैपिटल वी। और यहाँ पे अगेन एम अपॉन बी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो अगेन ये आ जाएगा रो जी एच। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे हम निकालें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या आएगा, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा, देखो पीवी अपॉन वी। तो यहाँ पे वी से वी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, पी। ठीक, तो अब ये टर्म यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे कि P क्या चीज है, रोजीएस क्या चीज है, और हाफ रो बी स्क्वायर क्या चीज है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है पोटेंशियल, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इनका जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। यही क्या है, बर्नौलीज का इक्वेशन है। ठीक है, या बर्नौलीज का यही प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए जो सम ऑफ एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है या कंजर्व है। ठीक है, तो आई होप बर्नौलीज का ये इक्वेशन समझ में आया। ठीक है, अब इसमें कुछ और बेसिक चीजों को समझते हैं, और शायद ये विजुअल होगा अच्छे से। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ये वैलिड किसके लिए होता है, तो ये वैलिड होगा आइडियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, बर्नौलीज का जो इक्वेशन है वो आइडियल फ्लूइड के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, और आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में अभी हमने और ज्यादा क्लियर कर दिया था। हमने 4 एजम्पशन लिया था कि किस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया। मींस एक तरह से बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज का जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और ये क्या बताता है, ये कहता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए आते हैं हम लोग एक प्रेशर स्पीड रिलेशन पे। ठीक है, और इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे प्रेशर स्पीड रिलेशन में, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन बना दें, ठीक है, और यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन के से अगर इस हाइट को हम कंसीडर करें, तो इस बार ये हाइट कितना है, h2। और यहां से अगर हम हाइट कंसीडर करें तो ये हाइट कितनी होगी, h1। ठीक है, तो इस बार H1 और H2 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो की हम बात करें तो H1 और H2 क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसको H के इक्वल मान लेते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस बार जो रोजी H वाला टर्म रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमें मिलेगा क्योंकि रोजी H1 रोजी H2 दोनों इक्वल होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या बता रहा है, ये क्या चीज है, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इस रिलेशन को हम देखें, इसका ये मतलब है कि अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये अगर कम होगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जो लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। यही ना चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर P1 जो है, ठीक, P1 ग्रेटर है, मींस यहाँ पे P1 माइनस P2, और यहाँ पे रो V2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, जैसे इस केस में अगर देखो तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसको लिखने का या इसको अप्लाई करने का, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा,
ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में, ठीक है, और वेलोसिटी में एक इनवर्स रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। ठीक है, या ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे प्रेशर जो है वो कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी कम होगी। या ये भी कह सकते हो कि अगर कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक, इस फिगर में अगर हम अप्लाई करें तो ये फिगर देख के एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है। तो इसका ये मतलब है कि A1 जो है A2 से ग्रेटर है। अब अगर यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका ये मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कम है। ठीक है, मतलब V1 लेस है और V2 क्या है, ज्यादा है। अब अगर V1 कम हो जाएगा तो V1 कम होने का मतलब कि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम यहाँ पे आए कैसे, किस रिलेशन के थ्रू, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। और यहाँ पे जो हम बर्नौलीज का यूज कर रहे हैं, यहाँ से इस स्टेप पे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है तो वहां पे, सॉरी, वेलोसिटी अगर यहाँ पे कम है V1 तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हम लोग नॉर्मली अगर बस में बैठते हैं तो अगर बाहर हवा नहीं चल रही होती है लेकिन जब बस चलना स्टार्ट करती है तो हमें हवा फील होने लगता है। ठीक है, कि हवा चलने लगी है। ऐसा होता क्यों है? मान लो अगर हम बस के अंदर बैठे हुए हैं तो जब बस चलना स्टार्ट करती है तो बस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह से मोशन में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। और वेलोसिटी के बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब बस के अंदर एक तरह से लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, और बस के बाहर क्या है, हाई हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हवा कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके जस्ट अपोजिट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये हॉरिजेंटल फ्लो समझ में आया, या प्रेशर और स्पीड का जो रिलेशन है ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ये किसके थ्रू आ रहा है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के थ्रू ये रिलेशन हमें मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको हम लोग टॉर्सेली लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उस पे हम आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो इसमें समझते हैं इसको बेसिक से। मान लो ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में यहाँ पे ऐसे होल कर दिया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे होल कर दिया जाएगा तो इस तरह से वाटर यहाँ पे आएगा, एक स्पीड बनाता हुआ। तो अगर इस स्पीड का हमें कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, तो इस स्पीड के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले ये जो कैपिटल एच है, ये हाइट दिया हुआ है कि कहाँ तक फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, और स्मॉल एच का मतलब ये है कि ये होल कहाँ पर किया गया है। इसका मतलब अगर इस डिस्टेंस की हम बात कर लें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा H-H। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन हम यहाँ पर ये समझेंगे, जब यहाँ पे H-H आ गया, कि हमें तो V2 का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना है। तो V2 के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, V2 के कैलकुलेशन के लिए हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हो बर्नौलीज का इक्वेशन यूज करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था, ठीक है, कि जो लॉस इन प्रेशर एनर्जी होता है वो एक तरह से गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। ठीक, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे हम ये बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सोचो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, मतलब अगर इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर हम राइट करेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा
कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया है, इस पॉइंट पे प्रेशर इतना कैसे होगा, क्योंकि ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट। अगर हम एच हाइट नीचे आएंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड में हो गया। अब जरा सोचो राइट साइड में कितना होगा प्रेशर। तो राइट साइड में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में आ गया, तो इसका मतलब उस पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे हम केवल पी नॉट राइट कर देंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देख सकते हो कि प्रेशर एनर्जी का लॉस हो रहा है। प्रेशर एनर्जी का लॉस हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में गेन जरूर हो रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर हम गेन को राइट करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v2। तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं रो v2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो v1 वेलोसिटी से नीचे आएगा ना। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से पानी इस तरह से ऐसे निकलेगा, तो ये जो लेवल है ये v1 वेलोसिटी से धीरे धीरे नीचे आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, v1 ही होगी। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, हाफ रो v1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने वही लिखा है जो हमने वहां पे एक्सप्लेन किया। हमने वहां पे क्या एक्सप्लेन किया था कि लॉस इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल, लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये ध्यान से देखो कि ये जो चीज है ना, ठीक है, ये चीज नेग्लिजिबल होने वाली है, क्योंकि v1 तो बहुत स्मॉल वैल्यू होगा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब पानी यहां से ऐसे निकलेगा तो लेवल बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, v2 के रिस्पेक्ट में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हमने जीरो कर दिया। अब जब इसको जीरो कर दोगे तो ये पी नॉट से कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर। अब अगेन यहां से रो क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब ये रिलेशन क्या चीज बता रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है किसी भी टैंक से, वो एक तरह से आइडेंटिकल होता है, किसके जैसा होता है, आइडेंटिकल टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक, यही टॉर्सिली का लॉ है। ठीक है, कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज आइडेंटिकल। ये क्या है, आइडेंटिकल है, किसके जैसा है, ठीक है, आइडेंटिकल है, लेकिन किसके जैसा, फ्रीली, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह। क्योंकि ये फार्मूला देखकर याद आ रहा होगा, ठीक है, कि अगर किसी को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, अंडर रूट 2gh हो जाती थी। ठीक है, तो ये टॉर्सिली का लॉ है। तो आई होप ये समझ में आ गया कि अगर किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे आके हम एक छोटा सा होल बना देंगे तो यहाँ पे पानी कितनी वेलोसिटी से रिलीज होगा या निकलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड भी किस पे कर रहा है, इस डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है कि जितना नीचे होल बनाओगे, ठीक है, उतने ज्यादा वेलोसिटी के साथ पानी बाहर आएगा। बात समझ में आ गई। अब अगर हम यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन करने की सोचें, ठीक है, जो कि रेंज है कि ये कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो कहीं ना कहीं रेंज का मतलब क्या, रेंज का मतलब कि हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन सोच रहे हैं। ठीक, तो डिस्टेंस का मतलब क्या, कि स्पीड इंटू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्पीड और टाइम चाहिए। तो स्पीड तो हमें पता चल गया, स्पीड कितना है, स्पीड है 2gh। अब जरा टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो टाइम का एक फार्मूला होता था ना, पढ़ते थे जब किसी को h हाइट से ड्रॉप किया जाता था, तो टाइम का फार्मूला आता था 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट अपॉन जी आता था। ठीक है, लेकिन ये हाइट ग्राउंड से लिया जाता था, कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हाइट को देखो तो बताओ कितनी हाइट है, तो 2। और यहाँ पे ये हाइट कितनी है, यहां से यहां ना आ रहा है वाटर एक तरह से। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो तो पानी यहां से यहां तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो तो यही तो होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा h - h, और अपॉन में कितना, g। तो ये आ गया टाइम। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड हो गया, टाइम आ गया, तो टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2h - h अपॉन g। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2gh इंटू 2h - h अपॉन g। तो यहाँ पे g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
और फाइनली इसका मतलब जो रेंज आया, ठीक है, ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एच, एच माइनस एच। ठीक है, तो ये रेंज कैलकुलेट होके आ गया। ठीक, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें एक कैलकुलेशन ये भी आता है कि इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, कि मतलब ये जो पानी है कितना ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो आर मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को हाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब अगर मान लो मैक्सिमम कैलकुलेशन करना चाहें, ठीक है, फॉर आर मैक्स, ठीक है, तो आर मैक्स अगर करोगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी एच, ये हमें जीरो करना पड़ेगा, तो हमें वो कंडीशन निकल के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो ये आता है एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे, ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनली आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू एच बाई टू आ जाता है। ठीक है, और जब ये एच इज इक्वल्स टू, स्मॉल एच इज इक्वल्स टू एच बाई टू आया, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि पानी जहां तक भरा हुआ है, अगर बिल्कुल बीचों बीच होल कर देते हो, बिल्कुल बीच में होल करना है, ठीक है, मतलब एच बाई टू पे, तो अगर एच बाई टू पे होल करते हो तो उस केस में पानी सबसे दूर जाके गिरेगा, मतलब उसका रेंज क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, जब डी आर को हम डी एच के रिस्पेक्ट में एक तरह से डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे, तब हमें मिलेगा। ठीक है, अब सोचो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम रखें और हम आर मैक्स निकालें भी, तो आर मैक्स कितना आएगा, यहाँ पे रखकर देखो एक बार। तो स्मॉल एच के प्लेस पे कैपिटल एच रखोगे तो यहाँ एच बाई टू आएगा, और यहाँ पर भी एच माइनस एच बाई टू, तो फाइनली एच बाई टू। तो इसका मतलब कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आर मैक्स जो है केवल एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कंटेनर के बिल्कुल मिड में होल कर देते हो, तो कंटेनर के मिड में होल करने पर ये जो पानी है ये कितना दूर जाके गिरेगा, ठीक है, जितने हाइट तक पानी इसमें भरा हुआ है। इसका मतलब अगर 10 मीटर इसकी हाइट है, तो अगर बिल्कुल बीच में होल करते हो तो पानी जो है 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिरने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो इसकी वैलिडिटी है वो केवल आइडियल फ्लूइड के लिए है। ठीक है, और अभी हमने आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बता दी थी कि आइडियल फ्लूइड के केस में क्या क्या कंडीशन होने वाला है। तो आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक और अच्छे कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, इसको हम करके, इसको कर सकते हो, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो, हम करके दिखा देते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं। तो इसमें मान लो हम आर मैक्स को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, देन फॉर आर मैक्स, तो आर मैक्स के लिए हमने कंडीशन क्या बताया कि डी आर बाई डी एच जो है उसको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक, अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आया था, आर का वैल्यू आ गया था 2 अंडर रूट, और ये आ गया था एच, एच माइनस एच। तो इसका मतलब इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एच 2 अंडर रूट एच, एच माइनस एच इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये 2 तो उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन डी बाई डी एच, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है एच, एच माइनस एच को। ठीक है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे रूट, ठीक है, रूट एक्स अगर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका मतलब 1/2 रूट, और यहाँ पे एच, एच माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, और जब 1/√x 2 रूट एक्स आ गया तो उसके बाद जिसको हमने x कंसीडर किया है, ठीक, उसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये फाइनली कितना आएगा, ये आ जाएगा एच एच। ठीक है, ये एच एच, और इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एच ऑफ एच, एच माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये कितना आने वाला है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये टर्म इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, केवल इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे आएगा एच, क्योंकि एच इंटू एच है तो कैपिटल एच तो कांस्टेंट है। ठीक है, और माइनस एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब h इज इक्वल्स टू 2h आ जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल h इज इक्वल्स टू h बाई टू आ गया। ठीक है, इसी चीज को हमने वहां पे डायरेक्ट बताया था कि आर मैक्स कैलकुलेशन इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें आर मैक्स निकालना था,
तो आर मैक्स का मतलब कि इस फार्मूले में स्मॉल एच के प्लेस पे कैपिटल एच रख दो, तो क्या आ जाएगा 2 √h/2 इंटू, और यहाँ पे रखोगे h-h/2 तो ये भी तो h/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बाहर आएगा, इससे कैंसिल होगा, और फाइनली जो आंसर है वो √h², इसका मतलब h आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, और मान लो इस पहले वाले केस में अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस बार 2 लिक्विड भरा गया है, और एक की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की डेंसिटी कितनी है, ρ2 है। तो इस केस में अगर हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, किसके इक्वल होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता करना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो अगर इस पॉइंट पे हम प्रेशर कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पी नॉट प्लस, और यहाँ तक आएंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, ρ1 G H1, यही ना होगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं तो प्लस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे ρ2 G और H2 आ जाएगा। ये इस पॉइंट का प्रेशर हो गया। अब इसके राइट साइड में प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, तो हमने ये कर दिया। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम गेन को राइट करें तो गेन को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम गेन को लिखेंगे हाफ रो V2² माइनस हाफ रो, और यहाँ पे हो जाएगा V1²। ठीक, और इस तरह से अब इस इक्वेशन से जो भी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसमें चाहो तो जो V1 है उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले वाले केस में किया भी था। ठीक है, जैसे ये जो चीज है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करके 0 कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ρ1 G H1 प्लस ρ2 G H2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2², बस इतना आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आसानी से वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा केस इसका है। ठीक है, दूसरा केस इसका ये है कि इसमें एक पिस्टन रखा हुआ है, और इस बार जो पिस्टन का मास है वो m दे रखा है, कि पिस्टन रखा है और इसका मास कितना है, इसका मास है m। ठीक, तो सोचो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर यहाँ पे हम प्रेशर राइट करें तो बताओ प्रेशर क्या लिखेंगे, प्रेशर, अच्छा यहाँ पे कितना होगा, क्या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा, और इसकी वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड पे, तो इसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा, मान लो पी नॉट लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे हम राइट करेंगे mg/a। अगर इसको एरिया से डिवाइड कर दे तो प्रेशर बन गया, इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये पिस्टन वाला प्रेशर है। और उसके बाद अगर हम एच डेप्थ तक आते हैं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ρ/G/H। ठीक, अब इस साइड में हमने प्रेशर राइट कर दिया। अब इसके राइट साइड में प्रेशर कितना होगा, माइनस पी नॉट, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हाफ रो V2² माइनस हाफ रो V1², और इस बार भी क्या होगा, V1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या 0 ले सकते हैं, तो फाइनली पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा mg/a प्लस ρ/G/H इज इक्वल्स टू हाफ रो V2²। यहां से भी V2 का कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। तो इस टाइप से भी टॉर्सिली पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कहीं ना कहीं टॉर्सिली का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से बर्नौलीज के कॉन्सेप्ट को बता रहा है। ठीक है, मतलब उसी को तो अप्लाई करके यहाँ पे वेलोसिटी निकाला जा रहा है इफ्लक्स का। ठीक, तो एक तरह से ये कह सकते हो कि यहाँ पर जितने भी केसेस हम ले रहे हैं, ठीक है, सब में बर्नौलीज का ही इक्वेशन यूज हो रहा है। और उनका स्टेटमेंट क्या था, जो हमने हॉरिजॉन्टल फ्लो वाला स्टेटमेंट समझाया था, उसमें हमने यही बताया था कि लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगला जो इसका टॉपिक है वो है कि अगर मान लो किसी वेसल में होल कर दिया गया हो, ठीक है, तो उस केस में पानी कितने देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक कंटेनर ये दिया हुआ है, और इस कंटेनर में जो पानी है ये h हाइट तक भरी हुई है। ठीक है, यहाँ तक h हाइट तक है, और यहाँ पे बिल्कुल इसके बॉटम में एक होल कर दिया जा रहा है।
तो जब होल कर दिया जाएगा तो पानी यहाँ से क्या होगा, लीक करेगा। और लीक करेगा तो कितने देर में खाली हो जाएगा, इसका तो हम कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ में हम एक चीज का और कैलकुलेशन सीखेंगे यहाँ पे, कि अगर मान लो एच हाइट से होकर किसी पर्टिकुलर हाइट तक ये आ जाता है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसका अगला केस ये दे रखा है कि मान लो यहाँ पे हाइट एच था, और उसके बाद पानी जब निकल रहा था तो उसके बाद में इसका लेवल डाउन हो गया है, और अब इसकी हाइट कितनी है, अब इसकी हाइट वाई है। ठीक, तो अब इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो अब यहाँ पर क्या क्या इसके कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक, और कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, कि हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये था कि a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। अब सबसे पहले यहाँ पे A1 क्या चीज है, A1 का मतलब है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A1 है। ठीक है, और A2 क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको A2 लिया जा रहा है। ठीक, और ये बिल्कुल t इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन है। उसके बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, v1 और v2, यहाँ पे ये लेवल जो है नीचे नीचे आएगा, डिक्रीज करता जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी को v1 कहा जा रहा है। और यहाँ से ये पानी जब बाहर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी ली जा रही है, कितनी ली जा रही है, v2 ली जा रही है। ठीक है, यही ना होगा कंडीशन। तो अगर यहाँ पे हम राइट करें, ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट इसके लिए राइट करें, क्योंकि ये हम एक वेरिएबल का केस ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में a1 और v1 को क्या लिखा जा सकता है, तो v1 को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे dy बाई dt। ठीक, और वो भी माइनस में। आई होप ये जो अभी हमने लिखा है ये शायद क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में अगर देखें तो v1 को हम क्या लिख सकते हैं, v1 को हम लिख सकते हैं माइनस dy बाई dt। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है लेवल, इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम v2 राइट करें कि v2 क्या चीज है, तो v2 के लिए अभी हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझा था, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2g y, यही ना होगा। ठीक, तो ये आ गया v1 और v2। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे a2 इंटू ये आ जाएगा अंडर रूट 2g y। उसके बाद ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस dy, डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है dy अपॉन रूट वाई। मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक तो टाइम है जो वेरी कर रहा है, और दूसरा वाई वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन a1। ये a1 इधर जाएगा, माइनस का साइन भी इधर लेकर हम चले गए, और यहाँ पे क्या होगा 2g, क्योंकि ये जो रूट वाई था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये dt इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया dt। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मान लो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेके टी टाइम तक। टी टाइम का मतलब है ये वाला कंडीशन, कि वाई लेवल तक आ गया कितने टाइम में, टी टाइम में, और टी इक्वल टू 0 पे इसकी हाइट कितनी थी, हाइट थी इसकी एच। ठीक, तो इसका मतलब इसको जब इसका जब लिमिट लगाओगे तो कहां से कहां लगाओगे, टी इक्वल टू 0 पर जो हाइट थी कितनी थी, एच, और यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे हाइट कितनी हो गई है, वाई। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ कैसे हमने लिमिट लगाया। अब रूट वाई जो लिखा हुआ है 1/√y, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम यहाँ पे अलग से करके बता दे रहे हैं। देखो, जब हम मान लो 1/√y लिखा हुआ है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका ये मतलब है कि y पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे dy। ठीक, तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। किस तरह से किया जाता है, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और y पावर प्लस हाफ आएगा, इसका मतलब रूट y आ जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 रूट y आ जाएगा, और जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा रूट y माइनस रूट एच। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन तो आ गया, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट अप्लाई करते हैं और एक बार लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो y माइनस एच आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे है a2 अपॉन a1, और इनटू यहाँ पे रूट जी, और ये क्या हो जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये t आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से t आसानी से कैलकुलेट कर लो, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, और कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, तो इसमें कैंसिल हो रहा है, ये 2 है और यहाँ पे रूट 2 है,
ठीक, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो फाइनली ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -A2/A1, और यहाँ पे √2/G आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं √y, नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -A1/A2। ठीक, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा, और यहाँ पे √y माइनस √h आ जाएगा। ठीक, अब अगर माइनस साइन को भी अंदर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो फार्मूला आ ही गया। ठीक है, बस हम एक ये बता रहे हैं कि अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये √h माइनस √y हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, तो इसको हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। चलो यहाँ पे राइट कर देते हैं फार्मूले को। तो यहाँ पे फार्मूला जो फाइनली हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा T1 इज इक्वल्स टू A1/A2 √2/G, और यहाँ पे आ जाएगा √h माइनस √y। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम आया, ये वो टाइम आया कि कितने देर में, ठीक है, इसकी हाइट जो थी कितनी थी, h, और कितने देर में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, मतलब इतना पानी खाली हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है इसी में, कि टैंक जब इम्पटी हो जाएगा, ठीक है, तब कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने के लिए। तो सोचो अगर टैंक को खाली करना है तो उस केस में, टैंक को खाली करने के केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो टैंक को खाली ही करना है तो y को हम जीरो कर दें। ठीक है, मतलब यहाँ पे y को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो आंसर आ जाएगा फाइनली। तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अगर चाहते हो कि कितने देर में टैंक इम्पटी हो जाए, खाली हो जाए, ठीक, तो उस टाइम को हम मान लेते हैं T0। ठीक है, और ये तब होगा टैंक खाली जब y का वैल्यू हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक, मतलब इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक करें, h से लेके जीरो तक करें। तो उस केस में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसी में वैल्यू रख देते हैं। तो जो T0 है, T0 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा A1/A2, तो आएगा ही A1/A2, और यहाँ पे √2/G, और ये केवल h बचेगा तो इसको एक ही रूट के अंदर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2h/G। ठीक है, तो इस तरह से टाइम, ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था वेसल इम्पटिंग टाइम, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या होगा कि पानी किसी लेवल से किसी लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा पूछा जा सकता है कि पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो अगर पूछा जा रहा है कितने देर में टैंक इम्पटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे उसकी शिफ्टिंग हो रही होगी तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट ऑन वेसल। ठीक है, तो इसमें थ्रस्ट ऑन वेसल में समझते हैं इसको कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें हम अब लगाएं। तो मान लो हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर ये कितना थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, FTH। तो इसका कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि मान लो इधर से अगर हम ये देखें कि इधर से जो पानी है रिलीज हो रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर हमें थ्रस्ट का कैलकुलेशन करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, dp/dt। और यहाँ पे p क्या होगा, तो p को हम लिख सकते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, FTH इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v को अगर हम बाहर कर दें तो ये हो जाएगा dm/dt। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v, और d/dt, और मास को लिखा जा सकता है, मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखने के बाद यहाँ पर अगेन ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर दें तो ये आ जाएगा रो v। ठीक है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, और वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं d/dt, और इसको लिखा जा सकता है ADX, एक स्मॉल चेंज के लिए। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा FTH इज इक्वल्स टू रो वी इंटू, और यहां से a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन क्या बचेगा, dx/dt। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्रस्ट लग रहा है वो कितना आ गया,
dx बाई dt को अगेन वेलोसिटी राइट कर दो तो ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा थ्रस्ट ऑन वेसल। ठीक, और इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि रो ए इंटू अंडर रूट 2g h, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया था फ्लक्स वाले मेथड से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेसल पे थ्रस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अगले लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, वेंचुरी मीटर, और समझते हैं कि वेंचुरी मीटर होता क्या है और उसका हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वेंचुरीमीटर एक तरह से एक ऐसा सेटअप है जो स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने के काम आता है। मतलब एक सेटअप है ये, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, स्पीड, स्पीड ऑफ फ्लूइड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसका सेटअप यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। ठीक, इसमें होता क्या है कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिया जा रहा है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, वेलोसिटी वो कितनी है, v1 है, और हमें v1 का कैलकुलेशन करना है क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट लिए गए हैं। ठीक है, एक है पॉइंट 1 और दूसरा है पॉइंट 2, और यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है और दूसरा पाइप यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी तक हम एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कहीं पर वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी अगर ग्रेटर होगी, मान लो अगर v1 जो है वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, और ये जो वेलोसिटी है v1 पे ग्रेटर, v1 की जो वेलोसिटी है यहाँ पे, सॉरी, v1 की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो हम ग्रेटर नहीं लिखेंगे, वो हम लेस लिखेंगे। एरिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरिया जो है वो 1 पे ग्रेटर है और a2 जो है वो कम है। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम a1 ले रहे हैं, तो अगर ये a1 है तो ये ज्यादा है और a2 क्या है, कम है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी और v2 ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी कम हो गई तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब P1 ग्रेटर होगा P2 से। अब जरा हम P1 के कैलकुलेशन पे अगर आए, ठीक, कि P1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे मान लो हम यहाँ पर ये हाइट मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर एक पाइप लगा होता है इस सेटअप में ही, और यहाँ पर भी एक पाइप लगा हुआ है। तो इसमें P1 का प्रेशर ज्यादा है, तो P1 का प्रेशर ज्यादा होने से ये जो पानी है ये ज्यादा हाइट तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, मतलब ये हाइट y1 रहती है, और यहाँ पे जो P2 प्रेशर है तो ये प्रेशर कम है, तो ये हाइट केवल y2 तक है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई। और यहाँ पे जो h लिया जा रहा है, h का मतलब क्या है, h का मतलब है कि यह y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है, h दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं बर्नौलीज का, या जो भी अभी तक हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि लॉस इन पोटेंशियल, सॉरी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, और P1 को बताओ क्या लिखा जा सकता है, P1 को सोचो यहाँ पे, तो P1 को लिख सकते हो रो GH1। ठीक, या अगर यहाँ पे P नॉट अगर कंसीडर करो, ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं कि P1 को हम लिख सकते हैं वैसे P नॉट प्लस रो GH1, और P2 को हम क्या लिख सकते हैं, P2 को हम लिख सकते हैं P नॉट प्लस रो GH2। और अगर दोनों के डिफरेंस को हमें लिखना हो P1 माइनस P2 को, तो P1 माइनस P2 को हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और वैसे P1 हमने Y1 Y2 लिया है ना, तो H1 और H2 के प्लेस पे, ठीक है, हम Y1 लिख देते हैं। यहाँ पे y1 है ये, और ये क्या है, y2 है। तो कहीं ना कहीं अगर P1 माइनस P2 हम करेंगे तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो जी y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट करते हैं कि P1 माइनस P2 कितना होगा, तो ये आ जाएगा रो जी और y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ पे y1 माइनस y2 क्या चीज है, h है, तो ये हो जाएगा रो जी एच इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की भी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम राइट कर सकते हैं कि a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 है यहाँ पे, तो बताओ v1 इक्वल्स टू कितना आएगा, a2 v2 अपॉन a1 आ जाएगा।
ठीक है, यही ना, सॉरी हम V2 निकाल देते हैं क्योंकि हमें V1 का कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो अगर यहाँ से V2 हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A1 V1 अपॉन A2। ठीक, तो हमें करना ये है कि यहाँ पे हाफ रो हम कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद में V2 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, V2 स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस, ये हमने क्योंकि यहाँ पे V2 स्क्वायर और V1 स्क्वायर ही बचेगा, तो हमने V2 स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, और यहाँ पर क्या है, माइनस V1 स्क्वायर है। अब इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो, और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें V1 स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है, तो V1 स्क्वायर अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, A1 अपॉन A2, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, और माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली अब यहाँ से हम V1 को कैलकुलेट कर पाएंगे, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2GH हो जाएगा, और अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2, और इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और इसका जब स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो ये पूरे पे रूट लग जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे हम इस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर ले गए। ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये आ गया वेलोसिटी किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसका ये मतलब है कि वेंचुरोमीटर एक तरह से एक सेटअप है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ फ्लूइड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर V1 आ गया है तो अब V2 का भी कैलकुलेशन इसी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से V2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, कोई जरूरी नहीं सेटअप इसी तरह का हो, बट बेसिकली एनसीईआरटी में भी इस तरह का सेटअप दे रखा है। ठीक, तो ये इसका सेटअप है, और सेटअप में और भी तरह का सेटअप आता है, एक दूसरा भी सेटअप आता है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के, सेम यही कॉन्सेप्ट लगा के, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं आज ये जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, सब में जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए, सब में हमने केवल बर्नौलीज का वो कॉन्सेप्ट लगाया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे जो लॉस होगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आई होप ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक था ये ओवर हुआ, और अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पे ओवर करते हैं।